नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम चुनावी गणित में। आज हमारी टीम आई है बरगो सागर, जहां हम लोगों से जानेंगे बीजेपी के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, जहां हम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना काम उन्होंने किया है और कितने काम ऐसे हैं जो नहीं किए उन्होंने, क्या उपलब्धियां रहीं और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट फेल हो गई। चलिए लोगों से ही पूछते हैं कि आखिर गवर्नमेंट के 4.5 वर्ष से वो कितने खुश हैं। जी चाचा, पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम परशुराम प्रजापति। जी, बीजेपी गवर्नमेंट के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, तो क्या आप खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं हुए, इतनी महंगाई बढ़ा दी है उन्होंने कि कमर टूट गई मेरी। तो महंगाई और कोई समस्या? अब और क्या समस्या है बताओ? महंगाई केवल है। जी, अपना नाम बताएं सर। हमारा नाम कैलाश प्रसाद है। जी, बीजेपी के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, तो क्या आप खुश हैं बीजेपी गवर्नमेंट के 4.5 वर्षों से? हम किसान हैं जी, और किसानों की तो ये सरकार नहीं है। किसानों के साथ में क्या ऐसी समस्याएं आई हैं? अच्छा ये बताइए, क्या समस्या रही हैं? हमारे अभी खाद की इतनी किल्लत है कि 10-10 बार आदमी जा रहा है और खाद नहीं मिल रहा। तो क्या ये किल्लत, जो खाद की जो किल्लत थी, क्या ये 4.5 वर्षों में स्टार्ट हुई? नहीं, पहले कभी नहीं हुई हमारे। ये पहले कभी नहीं हुई? कभी ऐसा नहीं हुआ। चलिए आप बताएं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुजान सिंह बुंदेला है। सुजान सिंह जी, 4.5 वर्ष बीजेपी के खत्म हो चुके हैं, कुछ दिनों बाद चुनाव भी हैं, कुछ महीनों बाद। आप बताएं कि आप कितने खुश हैं? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ खड़ा कोई भी खुश होगा, और ना हमें। समस्या क्या है? देखिए, आप खुश नहीं है तो कोई वजह तो होगी ना। समस्याएं ये हैं कि महंगाई तो देखो सब बताई जो भैया ने कि कमर तोड़ है, और दूसरी बात किसान की किल्लत बहुत ज्यादा है। उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे महंगे हो गए हैं, खाद मिल नहीं रहा है। और आपकी क्या नाम की जो ये कहते हैं कि सुरक्षा की, तो सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं रही। अभी ये हमला हुआ, हमारे 10 जवान शहीद हो गए हैं, और आपके क्या नाम की बहुत सारे उनमें घायल हुए हैं। तो सुरक्षा भी नहीं है। डोकलाम हुआ था तो वो भी चीन भी चढ़ रहा है। और साथ में जो आपका है कि कश्मीर में अभी जो अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक। एक्चुअली में क्या है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर पॉइंट में बात करेंगे जल्द से जल्द तो सबको मौका मिल सकता है। कि रिपोर्ट कहाँ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि रिपोर्ट कहाँ है। चलिए आप बताएं, अपना नाम बताएं। मैं शाहरुख खान है मेरा नाम। जी शाहरुख जी, बताइए कि आप बीजेपी गवर्नमेंट के 4.5 वर्षों में कितना खुश हैं? हम बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि 45 ईयर में सबसे ज्यादा हमने अनएम्प्लॉयमेंट इसी सरकार में देखने को मिला है। अभी 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपने इसी राज्य में इस समय में देखा है। चलिए आप अपना नाम बताएं सर। गौरव हयारण। गौरव भैया जी, 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, आप बताएं बीजेपी गवर्नमेंट से कितना खुश है? बिल्कुल कोई खुश नहीं है हम लोग। क्या वजह है? विकास और रोजगार। इस सरकार ने कभी विकास और रोजगार नहीं दिया है। जी सरकार। चलिए आप बताएं सर, अपना नाम। दिनेश सेन। जी, बीजेपी गवर्नमेंट के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, तो कितना खुश हैं आप? हम तो 100 में 0 अंक देंगे उनको। 0? तो क्या वजह रहेगी? वजह ये है कि उन्हें विकास किया कहाँ है। अच्छा, तो कब विकास हुआ था इस देश में, ये बताइए। अखिलेश जी जब सरकार, अखिलेश जी के हुआ, तो फिर अखिलेश जी की सरकार कैसे चली गई? अखिलेश जी की सरकार किस छूछे प्रचारों से दो दलाल बैठे मीडिया में, वे लोग उनको गोदी मीडिया बना रहे हैं, वो कुछ नहीं करते। विकास 1% नहीं किया। चलिए ऐसी बात बताइए, 5 ऐसी बातें बताइए जो अखिलेश सरकार ने सबसे अच्छी करी थी, जो बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं। सबसे पहले आप झांसी में जाइए, 500 बेड अखिलेश जी के देन हुआ। और जो सीपरी जो ओवर ब्रिज है वो अखिलेश यादव की देन है। मऊरान पे जो ब्रिज बनाया, भाई उनका तो ये कहना है कि भाई गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि भैया अखिलेश जी तो केवल उद्घाटन करते थे, उसके बाद उसको कंप्लीट उसका केवल चुनाव शिलान्यास करते थे, उसके बाद उसको कंप्लीट कभी नहीं करवाते थे। ये गवर्नमेंट का कहना है। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जब रेलवे का थोड़ा सा पुल रह गया था, उसमें बड़े प्रोजेक्ट था, उसमें कि रेलवे का काम था वो, और रेलवे का काम तो वो केंद्र से होता, लेकिन वो रह गया था। बाकी तो सिर्फ अखिलेश यादव की ही देन है, और जितना विकास हुआ अखिलेश यादव की ही देन है। चलिए आप बताइए सर जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अशोक यादव है। जी डॉक्टर जी, क्या बताया आपने? डॉक्टर अशोक यादव। डॉक्टर अशोक यादव जी, आप बताइए बीजेपी के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, क्या आप खुश हैं? देखिए, बीजेपी जब सरकार में आई थी तो बहुत सारे मैनिफेस्टो लेके आई थी कि हम जनता के लिए हितकारी काम करेंगे, जनता के बातों पर खरे उतरेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो पर एक भी काम नहीं किया है, और सारे मैनिफेस्टो इसके खोखले साबित हुए हैं। और जो भी जनता से वादे किए थे उन सभी वादों में भारतीय जनता पार्टी। ऐसी कौन से वादे किए थे जो आपको लगता है कि पूरे नहीं हो पाए? थोड़ा सा पॉइंट में बताइए। जब मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो गुजरात से चलकर आए थे, तो ये कहा था कि हर व्यक्ति के हर खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहली बात तो ये बहुत बड़ा जुमला था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, वो खाते में नहीं गए हैं।
किसानों से कहा गया था कि आपकी आय दुगनी की जाएगी, किसी भी किसान की आय दुगनी नहीं की गई है। यहाँ तक कि किसान हमारे 1 साल से ज़्यादा धरना प्रदर्शन करते रहे, बॉर्डरों पर पड़े रहे और 750 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। इसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री को कभी ये फुर्सत नहीं मिली कि किसानों की आहुति हुई है, उन किसानों की आहुति पे 2 शब्द बोलने का। भाई वो तो ये कहती है, गवर्नमेंट तो कहती है जो बैठे हुए हैं, जो कृषि कानूनों पे जो विरोध कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं है। देखिए, जब वो किसान नहीं थे, बर्गर और पिज्जा खा रहे हैं, कैसे किसान कृषि हो गए? कानून वापस क्यों लिया? जब वो किसान नहीं थे, तो यूपी नहीं, यूपी का एक सेकंड, यूपी का किसान कितने लोग बैठे थे बॉर्डर पे बताइए? यूपी का ओवरऑल जो किसान था, पूर्वांचल का, उत्तराखंड का जो भी किसान था, उत्तर प्रदेश का जो किसान था, सभी किसान बैठे हुए थे बॉर्डर पर। वो उनके 3 कृषि कानूनों से प्रसन्न नहीं थे। जब वो प्रसन्न नहीं थे तो कृषि कानून वापस क्यों लिए? बीजेपी इसका जवाब दे। चलिए आप बताइए सर, अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम अखिलेश यादव, लेकिन आपको मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा क्योंकि मैं देखिए पॉइंट में रखिए, आप लोग ज्यादा हैं और अगर पॉइंट में नहीं रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, वो अति संवेदनशील। पहले आप मुझे एक बताइए कि अखिलेश जी, आपका नाम अखिलेश यादव जी से मिलता जुलता है, तो पहले ये बताइए कि बीजेपी के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, आप कितना खुश हैं? हम बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है बता रहे हैं ना। हम बीटीसी बेरोजगार टेट 3 बार टेट क्लियर कर चुके हैं, सुपर टेट क्लियर कर चुके हैं और अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसमें पिछड़े और दलितों का 20,000 सीटें इस सरकार ने जो 20,000 सीटें थी उनको सामान्य वर्ग को, एक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए एससी और ओबीसी की सीटें काटी नहीं है। और उनके खुद सहयोगी जो कि सरकार में मंत्री है अनुप्रिया पटेल जी, वो भी इस मुद्दे को शीर्ष नेतृत्व तक, अमित शाह तक, मोदी तक, यहाँ तक कि योगी जी को प्रतिदिन पत्र लिख रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सरकार केवल दलित पिछड़ों को वोट लेने के लिए इस्तेमाल करती है, उनको ठगती है, उनका दुरुपयोग करती है और जब बात आती है तो ये मनुवादी सोच वाले लोग हैं और केवल एक वर्ग को ही प्राथमिकता देते हैं। उन्हीं का इस सरकार में भला हो रहा है, बाकी सभी लोग इससे दुखी हुए हैं। चलिए आप बताएं सर, यहाँ पे कितने लोग हैं, क्या सभी लोग दुखी हैं बीजेपी गवर्नमेंट से? कोई ऐसा है जो खुश है बीजेपी गवर्नमेंट से? कोई बीजेपी का ऐसा नहीं है। चलिए आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम है जीतू रायकुमार। हाँ जी बताएं, बीजेपी गवर्नमेंट से खुश हैं? इस सरकार से कोई खुश नहीं है। वजह क्या है? वजह बता रहे हैं, इस सरकार से युवा बहुत ज्यादा परेशान है। युवा परेशान है, किसान परेशान है। किसानों को इस सरकार में खाद नहीं मिल रही है और युवाओं को बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है और महंगाई इतनी है। इस सरकार ने सिर्फ नाम बदलने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। सिर्फ नाम और रंग बदले इस सरकार ने और कुछ नहीं किया है। चापा के काम जितने थे योगी जी ने सिर्फ पीठा काटा है और कुछ नहीं किया है। ये अनुपयोगी सरकार है, कोई उपयोग वाली सरकार नहीं है जी। अब आने वाली 2022 में सरकार आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार होगी और युवा जब भी खुश होगा। चलिए हम लोग किसान देखिए, हमने सबसे बात करी तो यहाँ हमने जाना कि कोई भी इंसान जो है बीजेपी गवर्नमेंट से खुश नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना इससे जस्ट उल्टा है। वो कहती है कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, ठीक है, हमने गुंडागर्दी यहाँ से साफ कर दिया है। उनका कहना है कि हमने कोरोना काल में लाखों लोगों को खूब मदद करी है, लोगों के अनाज पहुंचाया है। हम ये लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कैसे कह रहे हैं आखिर। चलिए बताइए, गवर्नमेंट का तो कहना है कि हमने लाखों लोगों को कोरोना काल में कई अनाज पहुंचाया, आप कहते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम ही नहीं कर रही है। कैसे कह रहे हैं फिर हम देख सकते हैं कि महंगाई कितना बढ़ा चुका है। महंगाई नहीं, मैं कहता हूँ क्या कोरोना काल में आपको देखा कि यहाँ पे मदद पहुंची है उनकी? बिल्कुल मदद नहीं पहुंची। लोग इतने ऑक्सीजन के बिना मरते हो, ये संसद में कहते हैं कि ऑक्सीजन के बिना कोई मरा ही नहीं है। ऑक्सीजन की आप देखो कितनी कमी रही। आइए बताइए सर, आप बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? भाजपा कुछ नहीं बोलना चाहते। ये सब ऑक्सीजन के बिना कितने लोग मर चुके हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोग कितने ज्यादा पीड़ित हुए और कितने लोग करोड़ों ही मर चुके हैं और करोड़ों की नौकरी गई। इसके बाद सरकार ने क्या किया? केवल एयर इंडिया में दिया, बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया इन्होंने, हाई अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया। अच्छा, तो ये बताइए, ये सारी समस्याएं जो थी तो आखिर क्या? एक सेकेंड भाई, आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट, आप कहते हैं बेरोजगारी, आप कहते हैं यहाँ पे गुंडागर्दी। देखिए, अगर ऐसा था तो क्या इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उससे पहले बीएसपी की भी थी, तो आखिर उनमें क्या नहीं था ये सारी चीजें? उनमें इतना नहीं था जितना इसमें है। इसमें तो बिल्कुल पेपर हो रहे और रद्द हो जा रहे हैं। ये पेपर तो उस टाइम भी रद्द होते थे।
बीए का क्या है, इसमें तो हर पेपर सी टेट का पेपर आज कल परसों फिर रद्द हो गया। ये डबल ये नकल विहीन परीक्षा नहीं कर पा रहे, तो फिर ये शासन क्या चलाएंगे? नहीं तो नकल तो उस टाइम भी होती थी ना, नकल क्या नहीं है, होती थी। या- नहीं, एक बात आइए, पहले एक बात आइए, क्या अखिलेश सरकार में नकल नहीं होती थी? हाँ नकल हो, नकल होती थी कि नहीं? हाँ ना आप बताइए। पहले सुन लीजिए, हो जाती थी ठीक है, लेकिन एक तो क्या ये सही बात है, नकल होती थी? रोका गया ना। लेकिन दूसरी बात आप सुनिए, नकल करवाना क्या सही बात है? यहाँ तो आपको मैं बताऊं कि ये लीक सरकार है। अखिलेश सरकार में नकल होती थी कि नहीं होती थी? आइए बताइए, तो कैसे कहते हैं आपके भाई अखिलेश सरकार में नकल होती थी कि नहीं होती थी? होती थी खुले। अखिलेश सरकार में नकल होती थी? नहीं होती थी, अखिलेश सरकार नकल होती थी? अखिलेश सरकार में नहीं होती थी। और मैं मुद्दे पे आता हूँ कि मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया, 80% देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, बैंक बेच दिए, सारे ठेके में कर दिए, बेरोजगारी पूरी हो गई है। हम लोगों को इधर कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और मेन उद्देश्य ये है कि पिछड़ा वर्ग के जो SC ST के आते हैं उनसे सिर्फ वोट लेकर के और भूल जाते हैं SC ST को। कोई SC ST को कोई लाभ नहीं मिलता है। वो अभी लालच दे रहे हैं कि हम तेल बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं। MP में बांट रहे हैं, आप बताइए MP में क्यों नहीं बांट रहे? यूपी में चुनाव आ गए तो यूपी में चुनाव आने से उन्होंने चालू किया। बताइए, बीजेपी गवर्नमेंट 4.5 वर्ष से आप कितने खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है, 0%। तो बताइए क्या समस्या है आपको? किसान परेशान है। किसान तो क्या कहते हैं, सापा गवर्नमेंट ही परेशान था। बिल्कुल नहीं था, खाद मिल रही थी। तो फिर आखिर चेंज गवर्नमेंट कैसे हो गई? सापा गवर्नमेंट चेंज कैसे हो गई फिर? जैसे गलत प्रचार और EVM में तो देखिए, अखिलेश सरकार के भाई पैसे थे, तो उन्होंने पैसे देके क्यों नहीं खरीद लिया मीडिया? नहीं, वो खरीदने का काम ही नहीं करते, निष्पक्ष काम करते हैं। अखिलेश सिंह जी निष्पक्ष काम करते हैं, सब वर्गों के लिए किया। जो सिर्फ अपना देखते हैं उल्लू फेंकू सरकार है, बेंचू सरकार है। इन्हें सिर्फ बेचने का काम किया, रेलवे इन्हें बेच दिया, बस इन्हें बेच दी, हवाई जहाज इन्हें बेच दिए, सब बेचने का काम किया। तो सरकार केवल बेचने का काम कर रही है। हमने लोगों से जाना कि बेरोजगारी और महंगाई से लोग इतने त्रस्त हैं। जानते हैं लोगों से कि महंगाई आखिर क्या है? कि हाँ बताइए सर जी, आप कहते हैं, आपने अभी कहा था महंगाई है यहाँ पर, बताइए क्या महंगा है? महंगाई है। अच्छा, ये तेल महंगा, एक सेकंड ध्यान से सुनिए। आपने डीजल पेट्रोल के रेट देख लो। अच्छा ये बताइए, डीजल पेट्रोल के रेट अखिलेश सरकार में कितने थे? बिल्कुल कम थे। कितने थे? कितने थे? 60 रुपए थे। 60 थे? 60 मानते हैं आप? एक सेकंड सुन लीजिए। देखिए, कंक्लूसिव वे में चीजें बातचीत होनी चाहिए, तो उसका कोई अर्थ निकलता है। अगर अपन कुछ भी कहते रहे तो क्या इस बात को कोई सुनेगा नहीं। लोग कहेंगे कि भैया हमें तो क्या अखिलेश सरकार ने बुला लिया, हमने उनकी बातें सुनी और निकल लिए, ठीक है ना? तो आपने कहा कि भैया पेट्रोल महंगा है इस सरकार में, ठीक है। अखिलेश सरकार में कितना था आप बताएं? कम तो था, कितना था? कम से 20-25 रुपए कम। चलिए 60 मान लेते। 60 था? कम था। 60 था? 60 था। ठीक है। गवर्नमेंट को कितने साल हो गए? गवर्नमेंट को 5 साल हो गए। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप कि 5 साल में कोई महंगाई ना बढ़े? नहीं, तो महंगाई तो ये हर चीज में क्यों बुला रहा है? कितना? एक सेकंड भैया, यूरिया महंगी, एक सेकंड सर जी, एक सेकंड। यूरिया महंगी, खाद महंगी, मैं सिलेंडर पेट्रोल की बात कर रहा हूँ केवल। नहीं, पेट्रोल हम देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए महंगाई जो बढ़ती है, अगर आप देखिए ये बातें अगर हम लोग क्या कहते हैं, अगर लोगों से कह देंगे ना, आम आदमी से, तो उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन जो भी पढ़ा लिखा वर्ग अगर अपने इस कार्यक्रम को देखेगा तो देखिए, इकोनॉमिक भी कोई चीज होती है। लोगों की सैलरी बढ़ती है, हर साल सैलरी बढ़ती है, लोगों को क्या कहते हैं, महंगा, यूरिया महंगी, खाद महंगी, सब्जी महंगी। अच्छा, सस्ता क्या है? सस्ता की बोरी सस्ता बताओ, एक भी सस्ता बताओ, एक चीज सस्ता बता दो, एक चीज सस्ता हो। सब महंगा है, सब महंगा है। चलिए बताइए क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने कहा था 2014 में महंगाई महंगाई जो है कांग्रेस शासन में बहुत बढ़ गई है। तो उसने कहा था कि भागशाली को लाइए, इन बदकिस्मतों को हटाइए। अब बदकिस्मत हट गए और भागशाली आ गए, पूरी जनता भागशाली हो गई महंगाई के बारे में। किस चीज में आप ले रहे हैं? आप रिचार्ज देख लीजिए, क्या रुपए का हो गया। 2 मिनट फ्री राशन दिया, रिचार्ज देख लो कितना बढ़ा दिया उसने अभी हाल ही में। यानी रिचार्ज ही बढ़ा है। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार कोई भी आ जाए, डीजल पेट्रोल तो जो है अपने विदेश से आता है, सर भारतवर्ष में है नहीं। इसकी महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे कोई गवर्नमेंट हो। नहीं चाचा, एक सेकंड चाचा, अगर चाचा एक सेकंड, मैं आप ही का जवाब देता हूँ। नहीं रुक जा, विदेशन में डीजल सस्ता होगा, हर चीज महंगाई हो। सरकार उत्तर प्रदेश में योगी की बनेगी, योगी भाजपा। एक सेकंड, मेरा नाम जोधा सिंह राजपूत है, PX। देखिए सरकार के
सरकार के 4.5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो एक सेकंड पहले प्रश्न सुनिए, उसके बाद जवाब देंगे और पॉइंट में दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई देखिए क्या है कि आपने कहा कि 4.5 वर्षों से पहले खुश हैं आप बीजेपी गवर्नमेंट से। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक सेकंड, सबका सम्मान। 4.5 साल जो किया है सभी वर्गों हर नहीं, आप खुश हैं कि नहीं ये बताइए। खुश हैं? हाँ, तो आप रीजन बताइए। प्रथम काम अयोध्या मंदिर का जो 70 साल से चल रहा है। दूसरी बात, द्वितीय वो कश्मीर राज्य की वो कौन सी धारा 70 धारा कर दी, 377। अरे नहीं, तृतीय बात जो मुस्लिम वर्ग लेडीजन को छोड़ देते, तलाक देते, वो तलाक भी उन्होंने कर दी। वो भारतवर्ष से प्रधानमंत्री माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो योगी राज ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बहुत किया है, योगी जी ने बहुत किया है। योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत झांसी को बहुत किया है। चलिए आप बताइए, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम रामनारायण यादव है। आप बीजेपी से खुश हैं? बीजेपी से खुश हैं बहुत ज्यादा। तो उनके कार्य बताइए ऐसे जो आप जिससे खुश हैं। सर इतने एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे का जो कल शिलान्यास हुआ सर, झांसी से लेकर मिर्जापुर तक जो इतना नेशनल हाईवे बनाया, तो एक्सप्रेस वे तो अखिलेश सरकार में ही बनते थे। नहीं तो इस सरकार में सर 4 वे और 6 वे में भी बन रहे हैं। इस सरकार में सर इतना सुकून है जितना आने वाली सर पिछली 25 साल की सरकार है इनमें। आपका कहना है, एक सेकंड, आपका कहना है कि गुंडागर्दी जी समाप्त हो चुकी है और एक्सप्रेस वे बने हैं। देखिए, क्या आप लोग सब लोग मानते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है? अब ये लोग तो खुद ही गुंडा हैं, तो वे तो गुंडागर्दी की बात क्या करेंगे? ये सब गुंडे हैं, ये लोग सब लोग सभी लोग। नहीं सुनिए, पीछे सब गुंडे हैं जी। तो सरकार के पास पावर है, तो इनको बंद क्यों नहीं कर रहे, खुले क्यों छोड़ रहे? इनमें से जितने भी हैं आज सरकार खुले क्यों छोड़ रही है, बंद क्यों नहीं कर दे रही इन सबको? ये सबको बंद करो उठा के। इनमें से आधे जो है वो बंद करो ना। जेल पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंचे? ये यहीं घूम रहे, ये यहीं घूम रहे। एक बार जेल काट कर आए हैं। कौन जेल पहुंचे? आप एक बार जेल काट गए। इनमें से आप अपने नाम फिर से बताइए जरा। मेरा नाम रामनारायण यादव है। राम मनोहर यादव जी। रामनारायण यादव जी। सर उत्तर प्रदेश का जो है 50, आपने अभी एक बहुत गंभीर इल्जाम लगाया कि ये सारे गुंडे हैं। अब आप बोलने नहीं देते। उत्तर प्रदेश का 50% यादव माननीय योगी जी के साथ है, और उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का 50% योगी जी। अब ये लोग मुद्दा विकास की बात करते हैं। जिस बरगुआ शहर में आप खड़े हो, यहाँ 2600 आवास। पहले एक चीज का फैसला 2600 आवास बन चुके हैं। फैसला करने दीजिए आप। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि भैया इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है। आपने कहा ये सारे जितने भी खड़े सब गुंडे हैं। सारे इनमें से सर जितने गुंडे, तो आपने पहले या तो माफी मांगिए, नहीं, या तो सॉरी कहिए, या तो सॉरी कहिए। आप एक तरफा बात मत करिए। बात बताइए सर, एक सेकंड बताता हूँ। एक सेकंड अरे शांत। गुंडागर्दी समाप्त हुई। किन गुंडों को अंदर कर दिया सरकार ने, ये बताओ ना। सर सारे कितने का बड़े माफिया अंदर है। अरे आपको तो अगले सरकार में मारे गए थे। नहीं अगले सरकार में ये योगी जी। हाँ बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम है नत्तू लंगड़ कबाड़ी। जी, जो भाजपा सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। कौन से वादे पूरे नहीं किए? विकलांग पेंशन वो तो मिल रही है। सुनो तो, जब पेंशन बढ़ाएंगे वो नहीं बढ़ाई। अब देखिए, ये चुनाव जो है विधायक का है, ठीक है ना। आपको सरकार से मिलती थी कि स्टेट गवर्नमेंट से मिलती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती थी? हमको अभी जो राम मिलन भाई एक अच्छे आदमी है, लेकिन उन्होंने बहुत गलत बात कही। ये सब गुंडे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रश्न सुनिए। अगले सरकार में ऐसे कौन से गुंडे थे जिनको अंदर कर दिया गया, बताइए जरा। कोई नहीं है सर जिन्होंने ये शब्द बोले पहले, हम अखिलेश यादव हमारा नाम है। इन्होंने कहा है कि पूरा यादव समाज योगी जी के साथ है। तो समाजवादी पार्टी किसी एक बिरादरी की पार्टी नहीं है। लोहिया के विचारों पर बाबा अम्बेडकर की पार्टी है। ये केवल जात पात बंटवारा करना नहीं, उनका कहना ये है कि पार्टी के खिलाफ बोलेगा वो गुंडा है।
ये प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग। लेकिन वो भी यादव है, ये भी आप मान के चलिए। बीजेपी का काम है धर्म के मुद्दों में फंसाना और धर्म के मुद्दों में लड़ाना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। नहीं, एक सेकंड, अभी एक नया टॉपिक पता चला है, धर्म का मुद्दा। देखिए मैं आप ही को बताता हूँ, चलिए रुकिए। ये बात करते हैं भाई, उनका ये कहना है योगी जी का कि भैया जो मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने क्या कहते हैं, जो कार्यकर्ता थे जिनके जो हिंदू धर्म से थे, जिन्होंने क्या कहते हैं वहां पे मंदिर, क्या कहते हैं मस्जिद थी, उसको गिरा दिया था, उन पे कार सेवकों पे गोली चलवा दी थी। बताइए ऐसा, इसका गवर्नमेंट कहती है, अरे गवर्नमेंट, अगर आप एक बात आइए, गवर्नमेंट उनकी बीजेपी की, केंद्र में गवर्नमेंट बीजेपी की, जब केंद्र में गवर्नमेंट बीजेपी की, मुलायम सिंह पर आरोप लगाते हैं आप कार सेवकों में गोली चलाने का। अब एक बात आइए, किसका इंतजार कर रहे हैं आप कार्रवाई करने के लिए? किसका? अभी मुलायम सिंह भी जिंदा है, अब सही वाले तो फिर तुम कहोगे बताइए सरकार भैया गुंडे बाहर नहीं रहे हैं, कार्रवाई तो नहीं है। गुंडों पर कार्रवाई लगातार हो रही है। कब होगी? अभी चल रही बराबर जो लोग जो जितने गुंडे, मेरी बात सुनिए। और सर विकास वाली बात करिए, पिछले 5 साल जो समाजवादी पार्टी के निकल गए, एक भी कहीं बालू का घाट हुआ है? इस बार बालू का घाट हुआ तो ये लोग गुंडे साहब, इसका ये जवाब मैं दे रहा हूँ। और सर विकास की बात करिए, इस बरुआ सागर में 1300 आवास बन रहे हैं। और सर विकास की बात करिए, यहाँ तेनोल त्रेथा में 1100 करोड़ की योजना की आपने एक बहुत बड़ी बात कही, उस टाइम बालू की कीमत क्या थी? हम बता रहे हैं सर, एक मिनट सर, क्या है मुलायम सिंह जी में बालू की कीमत क्या थी बताइए? मुलायम 1200 रुपए, 1000। आज कितनी है? आज कितनी है? आज 5000। आज भी 1700 में ट्रॉली आप ले सकते हो। नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। बालू की कीमत क्या है? बालू की जो है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे जहाँ से बुंदेलखंड में खनन होता है, और वो भी नंबर 1 का होता है, तो नंबर 1 का खनन एक ट्राली 1700 रुपया की है सर। नहीं है सर, नहीं है। समाजवादी पार्टी में आईएएस थी, जो आईएएस थी, जो पट्टे थे, जो सरकारी नहीं हुए, उसमें अखिलेश यादव दोषी पाए गए थे, जो पट्टे करे गए थे, लेकिन पट्टे नहीं हुए थे। 56 पट्टे हैं जो आज भी समाजवादी पार्टी के, उसमें मुख्य आरोपी अखिलेश यादव है, लेकिन नहीं, पार्टी ने उसमें आईपीएस अधिकारी चंद्रशेखर थी, आरोपी थी। यहाँ कितने लोग हैं जिनको कृषि कानून मालूम है? हाथ ऊपर करके बता दीजिए। चलिए बताइए, आप ही बताइए, कृषि कानून क्या है? तीनों कृषि कानून ये है, आपको मैं बताऊं, एक शब्द में बता देता हूं कि आप क्या है, किसान का लो 2 रुपए, और उसको दो आप 500 ग्राम आपका क्या नाम कि 10 रुपए में। ये है कृषि कानून। तीनों कानून यही है। हाँ, और दूसरे कानून में ये है, एक मैंने बता दिया, दूसरा कानून में मैं बता देता हूँ। दूसरे कानून में ये है कि किसान की जो जमीन है उसे लीज पे ले ली जाए, और फिर लेकर के उसको आपके क्या नाम की ये बिल्डरों को दे दी जाए, और आपके क्या नाम, कोई हमें और है यहाँ पे जो कृषि कानून आसानी से समझा सकता है? चलिए सर, कृषि कानूनों का सीधा सा मतलब एक ही है कि आपकी जो जमीन है, आपकी जमीन पे से आपका स्वामित्व खत्म हो जाएगा, और आप एक एज अ कॉन्ट्रैक्टर, आपकी भी जमीन है, मान लो आपकी जमीन में कोई मक्का लगा हुआ है और वो ठेके पे जमीन चली गई है, आप किसान हैं, उस खेत पर जाकर के अगर आप सोच रहे हैं कि हम उस मक्के को तोड़ करके एक भुंटिया उसकी अगर हम खा सकते हैं तो नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उस जमीन का हमें पैसा मिल गया है, तो हमारा स्वामित्व उस पर पूर्णतः खत्म हो जाएगा। और सर एक मिनट, हमारी बात पूरी सुनिए। और जो भी व्यापारी हमारे खेत को ठेके पर लेगा तो वो ये चाहेगा कि इससे ज्यादा उपज हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें हो। इसके लिए जैसे अंग्रेजों ने नील की खेती करी थी और खेतों को अनुपजाऊ कर दिया था, जैसे योगी जी अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं, इसी प्रकार से खेतों को बंजर कर जाएंगे। इतनी कीटनाशक, इतनी उर्वरकों का प्रयोग करेंगे कि वो व्यक्ति की जमीन में आने वाले समय में वो जमीन किसी लायक ही नहीं बचेगी, खेती करने लायक। अब एक कृषि कानून जो आप पूछ रहे हैं, लाभ और हानि बताइए। लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि। इनका पहला कानून जो है, मंडी तोड़ो, एमएसपी छोड़ो। अगर ये क्या कर रहे हैं, इनका कानून आएगा, मंडी के सामने आप प्राइवेट मंडी खोलेंगे, मंडी के सामने उसमें जाना सुविधाएं, आप शू में जैसे जियो आई,
जियो ने अच्छी अच्छी सुविधाएं फ्री में चलवाया, जे किया, ग्राहक मंडी से भी तो खुश नहीं है ना इंसान। नहीं, मंडी से उसमें सुधार करे ना सरकार, उसके लिए तो लड़ाई हम निरंतर लड़ रहे हैं। लेकिन तुम तो अखिलेश सरकार भी 5 साल है, उन्होंने कितना सुधार किया? आप झांसी जाइए, सुधार क्या किया? सुधार तो बता रहे हैं। झांसी जाइए, आपने किसान बाजार झांसी का देखा होगा कितना शानदार बना है। वो तो भोजला मंडी आपने झांसी की देखी हो कितनी शानदार बनी हुई है। ये किसके लिए है? किसानों के लिए। चलिए आप बताइए सर जी, बताइए, आप बताइए भाई, जो कृषि कानून थे जो सरकार लाई, भाई प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भाई हम जो कृषि कानून लाए हैं वो हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, ठीक है ना, ये उनका कहना है। लेकिन ये कृषि कानून किसानों की जिंदगी बदल देते। अब आप बताइए इसके लाभ और हानि बताइए। किसी कानून से जो लाभ होने वाला था, पॉइंट ये था, किसी कानून जो था ग्राहक और डीलर के बीच में हो रहा था सीधा, जो बिचौलिए थे उनको खत्म किया जा रहा था। लाभ पे यही तो लाभ था, जो दलाल से बीच की वो प्रथा खत्म हो जाती और ग्राहक और दुकानदार की डील हो जाती। भाई इनका कहना है कि कृषि कानून जो है उससे जमीन क्या है बंजर हो जाती, मालिकाना हक जो है उन जमीनों का बड़े बड़े सेठों को चला जाता। भाई साहब इसमें कहीं कुछ नहीं हो रहा था, ना रजिस्ट्री हो रही थी, ना कोई वो पट्टा लिखा जा रहा था। तो कैसे सर इसको देखो, ये सीधा सीधा शब्द है, सीधा है। एक सेकंड सर जी, अभी इतने देश के अंदर इतनी जमीन है, अभी लीज पर चली गई है क्या? प्रधानमंत्री जी ने क्या लीज पे दे दी सारी जमीन है? अरे रुको तो पहले आपने कहा कृषि कानून फायदेमंद है, तो ये बताइए मेरी जनता को, मैं ये जानना चाहता हूँ एक नागरिक के तौर पर कि भैया अगर कृषि कानून इतने बढ़िया थे तो कुछ लोगों के लिए क्यों वापस ले लिए? वापस लिए प्रधानमंत्री ने समझाया। चुनाव के चक्कर में तो नहीं ले लिए? नहीं, चुनाव के चक्कर में नहीं लिए गए, किसानों की समझ में नहीं आया तो। अच्छा तो ये बताइए 750 किसान मारने के बाद क्यों लिए? 750 किसान मारे गए उसके बाद क्यों लिए? कहीं कुछ नहीं हुआ है। 750 किसान नहीं मारे गए? कोई किसान नहीं, वो तो कोई किसान नहीं मारा, किसान कोई नहीं मारा गया, न सरकार ने कुछ करा है। टेंटों के अंदर जो उगा है आपने भी देखा, पूरे देशों ने देखा है। देश के अंदर देखा होगा 35 साल का व्यक्ति जब जाओगे आप, 35 साल का आपने देखा, देश की पूरी मीडिया ने देखा है किस तरह से हत्या, क्या देखा है, क्या हाथ काटे गए और पैर काटे गए, इस तरह से हत्या हो रही थी उसके अंदर, कैंप के अंदर बलात्कार भी हो रहा है। तो उसके अंदर कौन से बैठने को देखिए अगर आप ये बातें तो आप ये कह दीजिएगा कि वहाँ पे सारे गुंडे बैठे थे, खालिस्तानी लोग बैठे थे। हम जो कहना चाहते हैं, हम जो कहना, इनका कहना है खालिस्तानी के सारे का पूरा कैंप चल रहा था। इनका कहना है कि वहाँ पर सारे गुंडे बैठे थे। क्या किसान गुंडे थे? नहीं साहब, किसान तो आतंकवादी थे, देश का पेट पालने वाला आतंकवादी है। और साफ कैसे कह रहे हैं कि गुंडे थे वो खालिस्तानी के रूप में चल रहा था। कैसे कह रहे हैं? ये भी तो इनके नागरिक हैं। भाई साहब ये कह रहे किसान अपनी बटियाई वो किसान थे कि गुंडे थे, ये बताइए। गुंडे थे, राकेट टिके थे, गुंडे बैठे थे। भैया एक नई खबर मिली है, ब्रेकिंग न्यूज, कि भैया वहाँ पे सारे किसान जो थे सब गुंडे थे, सब मवाली थे। सारे कहाँ का? सारे ना का राकेट टिकट जो सारे पे चल रहा था खालिस्तानी और चीन का हाथ, तो उन्हें पकड़ क्यों नहीं रहे? खालिस्तानी उसमें आप देखा जांच चल रही है। किसान गुंडे थे तो उन्हें पकड़ क्यों नहीं रहे? भाई साहब खालिस्तानी जो थे फांसी दो ना। खालिस्तानी, अरे फांसी दो ना। जब आपने देखा होगा 15 अगस्त को देखा होगा। फांसी क्यों नहीं दे रहे? नहीं सर, अगर किसान वो होते तो क्या लाल नहीं दे रहे किसान को? राकेश टिकान जी अगर गुंडे हैं तो फांसी दो। अगर वो किसान होते, अगर वो किसान होते भैया लाल किले पर चढ़ते। भैया देखो, सुनो इनका कहना है कि भैया वहाँ पे गुंडे थे, हम कह रहे हैं सरकार इनकी है तो भैया उनको फांसी दे दो। नहीं उस कैंप के अंदर बलात्कारी थे, उनको फांसी दी जाती है। नई बात बता रहे आपको, सुनिए। कुछ लोग थे जो उसके अंदर थे, बलात्कार करते आप थे। ही के भाई ने कहा कि राकेश टिकट गुंडे हैं। गुंडे हैं खालिस्तानी का। कुछ लोगों का कहा है सर, कुछ लोगों का ये लोगों को होना चाहिए। गायत्री प्रजापति सबसे बड़े बलात्कारी, आज भी दोषी है वो। सरकार मंत्री भी लगा। इनके पास सारे फीचर्स हैं, इनके पास सारे फीचर्स हैं। गुंडों को नहीं देने तुम्हें, तुम्हारे पास बलात्कारी कुलदीप सेंगर भी हैं, उनको लगा दो फांसी। तुम फांसी दो तो सर उनको जेल में डाल दिया गया। फांसी दो ना सर, वो न्यायालय का काम है ना, न्यायालय का, सरकार का काम नहीं होता, न्यायालय का काम होता सर। आप सर भैया अब सर मैं बता गुंडागर्दी खत्म करना भी। मेरी बात सुनिए सर, इनसे पूछिए, इन्होंने पिछली 5 सालों में अगर कोई झांसी जिले के अंदर
अगर 10 करोड़ का काम किया हो तो वो बताइए ना। हम तो 1100 करोड़ का बता रहे, हम तो इतना नेशनल हाईवे वाला काम बता रहे। देखिए, आप सभी में से किसान कौन कौन है ये बताइए। क्या आप लोगों का अनाज MSP में बिकता है? बिल्कुल नहीं बिकता, आपका अनाज MSP में बिकता है? इन्हीं से पूछ लो सर, यही बता दें। मैं किसान बिल्कुल कोई MSP नहीं है। अगर एक बार और रमाइश सुनिए, जो कृषि कानून बने हैं उसके पे MSP की बात करिए। नहीं, MSP पे भी नहीं बिकता। चलिए आप बताइए, गवर्नमेंट कहती है कि हम MSP पे काफी अनाज खरीदते हैं, क्यों नहीं खरीदते फिर बताइए। MSP पे सर खरीदा जा रहा है, नहीं खरीद रहे। ये लोग सिर्फ भटकाने वाला काम करते हैं। कितने पे अनाज गया? कितने पे अनाज खरीदा हर साल। अनाज कितने पे ले रही है गवर्नमेंट? गेहूं कितने पे लिया? अनाज सर 2000 का ले रही है इस बार। 2000 अभी 1975 का लिया था। अब मंडी लगातार मंडी में जो 1975 रुपए में खरीदा गया, हर साल खरीदा जाता है सर। और अच्छा सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। इन्होंने एक बात, आप मुद्दे की ओर चलिए। कोई विकास अगर करते हैं, इन्होंने ये कहा कि ये बिल्डिंग सपा शासन पे बनी थी। ये सर बिल्डिंग इनका काम है केवल बच्चों को पैदा करना, चलाना नहीं है सर। इसको केवल अधूरा चालू किया, अधूरा बनाया था। इसको माननीय योगी जी आए, योगी जी ने इसको पूरा किया, पूरा करने के बाद इसको चालू किया सर। ये हो रही है कि अखिलेश जी के हमने कई सुने प्रोजेक्ट, उन्होंने केवल शिलान्यास किया। जैसे एक फिल्म सिटी का भी नाम सुना था हमने, आप लोगों ने सुना होगा। केवल उन्होंने पत्थर रखा और उसके बाद उसको उद्घाटन करके चले गए। तो क्या ये सही बात है? भाई साहब सुनो, फिल्म सिटी का फिल्म सिटी योगी जी ने फिल्म सिटी का नाम रखा, उनने क्या करवा दिया? इनका तो ये काम बता दीजिए। एक सेकंड सुनिए, हमने फिल्म सिटी का CSP शासन से उत्तर प्रदेश शासन में, उत्तर प्रदेश में जब हम आए सरकार में 2012 में, तो 2012 में जब हम उत्तर प्रदेश सरकार में आए तो उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा था। तो हमने उसको सुचारू रूप से, बीमार राज्य सुचारू रूप में लाने का काम किया। जब हम लोग अंत समय में आए तो ऐसा क्या? सुनिए, हम लोगों ने फिल्म सिटी की स्थापना की। हम लोग आपको ये बात सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ। आप पीछे सुनिए, आपका कहना है नहीं, एक बार पीछे तो हो जाए, थोड़ा पीछे। आपने कहा अखिलेश गवर्नमेंट में 2012 में राज्य बीमार था। तो आपको मालूम है एक बात कि सबसे ज्यादा यूपी से ही बेरोजगार जो है दूसरे राज्यों में जाते हैं। अभी भी जाते हैं, अभी भी, क्योंकि वो जो अपना यहाँ पर स्वरोजगार का कार्यक्रम जो सरकार चलाती है, पैसे खर्च करती है, स्वरोजगार लोन, मुद्रा लोन, ये सिर्फ तथाकथित कुछ लोगों को दी जाती है। जैसे नीरव मोदी, ये मोदी, वो मोदी का जो सिस्टम है, जो अडानी है, उनको लोन दिया जाता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए, अखिलेश गवर्नमेंट में भी लोग क्या कहते हैं, यहाँ से जाते थे। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, ये आप मानते होंगे। तो आखिर इसके लिए सरकार ने क्या किया? सर 2 साल से जो है कोरोना आ गया। अगर आज आप मेरी बात सुनिए, 2 साल से जो है कोरोना आ गया है। एक करके सर मनरेगा का काम इतना जबरदस्त चल रहा है। देखिए, आपके प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ये कहा था कि मनरेगा जो है सबसे पिटी हुई है। मैं ढोल पीट के बताऊंगा कि मनरेगा जैसी कोई चीज है। जी सर, आज मनरेगा पे वो क्या कहते हैं, दिल निछावर कर रहे हैं। क्यों? तो मनरेगा पे सर अब चालू है ना, इसीलिए तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? वो तो कहते थे मैं ढोल पीट के बताऊंगा लोगों को। जी क्या? अरे उनके पास कि मनरेगा जैसी कोई स्कीम भी है। नहीं तो मनरेगा से फायदा है ना, यही तो हम बोल रहे हैं सर। तो भैया वो तो कांग्रेस की देन है। कौन? मनरेगा? हाँ? नहीं, मनरेगा सर कांग्रेस की है। तो उसी को तो सर आगे बढ़ाया है। हम कब बोल रहे हैं कि नहीं, उसी को तो आगे बढ़ाया है। उसका सर पहले 125 रुपया मिलते थे, आज 350 रुपया मिल रहे हैं। उसी को तो आगे बढ़ाया है। गरीब आदमी को सर मदद देना है। आप मेरा प्रश्न नहीं सुन पाए। भाजपा लोग ये कहते हैं कि मनरेगा जैसी फालतू स्कीम जो चलाई गई है, गड्ढे खुदवाना गाँव में, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के वर्ड हैं। ये कब बोला था? संसद में बोला है। अरे बोला है। अगर ताली बजा के बताएंगे आगे बोला है, तो उसी चीज को आगे बढ़ाया है। और क्यों बढ़ाया? जब बेकार स्कीम है तो बंद करो। क्यों बंद करें सर? तो भैया प्रधानमंत्री जी क्यों बोल रहे फिर? प्रधानमंत्री ने जब सर बोला होगा, उसके बारे में बेकार थी सर, उसके बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं है। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको। मेरी बात अब कांग्रेस के ऐसे काम बताइए जो सबसे बढ़िया थे, बताइए। सबसे बढ़िया तो मैं बताऊं, हमने जम दिया, आवे गंगा दिया, हमने जम दिया, आवे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा।
देखिए ये कोई महफिल का समय नहीं है। सर कांग्रेस का एक सबसे बड़ा कार्य जो था आप सभी ने सुना होगा। अरे रुकिए, आरटीआई आया था 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम आपको मालूम है भारत सरकार ने क्या किया? आरटीआई एक्ट को भी क्या कहते हैं कमजोर कर दिया। बताइए क्यों किया? इस बारे में पूछा हमने सुनी था। देखिए लोगों को मालूम नहीं है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग एस्केप कर देते हम हैं। बता रहे, पता है ना, क्यों पता नहीं है? जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, सुनिए एक भाई को मालूम है, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005 में कांग्रेस ने बताया था, और उसमें ये प्रावधान था कि एक आम नागरिक को किसी भी प्रोजेक्ट की लागत सबका लेखा जोखा दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना पैसा आया है, हमारी वर्तमान सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बोल दिया कि ये सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर रहेगा प्रधानमंत्री राहत कोष। इसकी कोई जानकारी नहीं देंगे कि कितना पैसा विदेशों से कोरोना में फंड के नाम पे और पार्टी के नाम पे जमा हुआ है। ये है सूचना का अधिकार अधिनियम, उसको बाहर कर दिया। हमारे सामने एक और भाई आए हैं, प्लीज भाजपा कार्यालय सर आप थोड़ा यहाँ आ जाए, अपना नाम बताया हमारे न्यूज चैनल को। सर नाम है मेरा बद्री प्रसाद शर्मा। हाँ जी बद्री जी, आपने आरटीआई एक्ट के बारे में सुना है? मैंने सबके बारे में सुना। बताइए। ये कहना चाहता हूँ जो आप पार्टियों का वो करा रहे हो, ये बताओ आपको कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी परिवारवाद पार्टी है, देशवादी पार्टी के देश में जाओ आप। देश के लिए जीता है, जो देश के लिए जीता है, जो देश के लिए जीता है, परिवार के लिए तो सभी लोग जीते हैं। कौन जीता है देश के लिए? कौन जीता है? एक सेकंड मुझे ये बताओ आप, मुझे नहीं बताओ। अरे सभी मैं सुन रहा हूँ। क्या नहीं है घर में? उनके क्या भाई नहीं है? क्या माँ बाप नहीं है? अच्छा एक सेकंड सर ने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटा दिया। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अरे रुको तो यार, रुको तो सुन तो लो। आर्टिकल 370 हट गया, क्या इससे पहले कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं था? नहीं था, क्यों नहीं था? ये तो महात्मा गांधी क्यों हटाया? महात्मा गांधी क्यों हटाया? महात्मा गांधी की तो उसको हटाने की क्या जरूरत लगी रही 370 और 335 से। महात्मा गांधी की नहीं रहे, महात्मा गांधी की नहीं रहे। मुखर्जी की देन है। आपको नहीं मालूम है आपको? कश्मीर मामलों के मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्हीं की जिम्मेदारी थी इस मामले को हल करना। आपके विधायक जी जो हैं यहाँ पे कितने कार्य किए आप बताएं? सर विधायक जी ने तो इतना काम, पॉइंट माननीय श्री राजीव सिंह ने। अरे यार एक क्या सर, क्या विधायक जी ने क्या काम किए? इतने रोड दिए सर अभी वर्तमान में। गड़ेरा का घिरा करोड़ का वो विधायक जी ने बनवाई, विधायक जी ने बनाई 100%। विधायक जी ने रोड बनवाई सर 10 करोड़ का। और विधायक जी का मैं काम बता रहा हूँ, 1100 करोड़ की जो पेयजल योजना चल रही, ये माननीय विधायक जी ने सुनिए। एक और प्रश्न आता है, यहीं पर एक प्रश्न आ जाता है। पेयजल योजना जो है वो नल अभी चलाई उन्होंने, तो ये बताइए कि भारत को आजाद हुए 1947 में आजाद हो गया, तो पेयजल योजना आज चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज ही तो विधायक बने। क्यों? तो पानी की जरूरत आज पड़ रही है। बिल्कुल, बुंदेलखंड में सर हमेशा पानी की समस्या किल्लत रही है। किसी भी सरकारों ने आज तक बुंदेलखंड के बारे में नहीं सोचा। माननीय योगी जी ने बुंदेलखंड के लिए एक अलग से पैकेज दिया, और वहाँ यहाँ से श्री राजीव सिंह पारिशा जी ने 1100 करोड़ की पेयजल के लिए सर बमीना में नहीं आता है, नहीं भाई पानी आता है? आपके पानी आता है? ये सब लोग बिना पानी के जीते हैं, हमारे यहाँ आता है पानी। आपके पानी आता है सर? पानी आपके पानी आता है? पानी आता है? आप सब खरा दूरी बात पर चले गए, आप स्पीड में डिसीजन मत लो। मैंने ये कहा 1100 करोड़ की अभी वर्तमान में सर जहाँ से ये लोग हैं, इन्हीं लोगों से पूछो कि तुम्हारे यहाँ टंकी बन रही है कि नहीं बन रही, ये चीज पूछिए ना। टंकी बन रही है सर, ये चीज पूछिए। टंकी तो बन रही है, नहीं बन रही। बहुत रोड बनवाए। टंकी सुनो, जो टंकी बन रही है, जो आप तिलहटा में जाइए, उसकी गुणवत्ता देखिए आप। टंकी अगर इनके शासन ये सोच रहे हैं कि हमारे शासन में हमारी शासन में हम उनको पुनः निर्माण कराए। बनन तो दो पहले, गुणवत्ता देखो ना, बनने से पहले देखी जाती है। बनने से क्या है? बनने से क्या है? अगर जो उसका बजट होता है उस बजट के हिसाब से बननी चाहिए। आप टंकी गुणवत्ता देखिए तिलहटा में जाके, और सुनिए आप देखिए अगर हम लोग गुणवत्ता देखिए एक सेकंड बनी थी गुणवत्ता में, समाजवादी पार्टी पीछे तो होइए, पीछे हो जाइए। टंकी चमक रही है, गंगा साफ हो गई। चलिए
विधायक जी के काम, भैया रुक जाओ, विधायक जी के काम सुन रहे हैं तुम लोग। विधायक जी ने गलेरा खिड़क पर रोड डलवाया, लाइट डलवाई हुआ, खोजना खिड़क में जो 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम कराया है। ये यहाँ से पावर हाउस है। अरे भैया के गुआ के भैया जब पूछ लो, गुआ के नायक हैं निशांत नायक, गुआ के जो भी ये बात कह रहे हैं, गुआ के क्या नायक जी हैं। क्या ये काम नहीं हुए? नहीं हुए। ठीक है, झूठ नहीं बोलिएगा, सच बोलिएगा। ये है कहीं के पानी की 20,000 रुपए करोड़ का उमा भारती के द्वारा जो पास किया गया गंगा सफाई, कौन सी गंगा सफाई हो गई ये बता दो हमें। गंगा में कोरोना काल में लाशें तैरती नजर आई हैं, क्या हुआ विकास? विकास कहाँ गया ये पैसा 20,000 करोड़ रुपए? चलिए अब हाँ बताइए। बुंदेलखंड की जो इन्होंने उमा जी ने कहा था, एक बात मैं बोल लूं, उमा जी ने कहा था कि मैं 3 साल में आपको बुंदेलखंड दूंगी। आपको बुंदेलखंड ने 21 में 21 सीटें दी, 19 में 19 सीटें दी, आपको सारी की सारी आपकी लोकसभा की सीटें दी। सुन तो लो आप, इसके 25 नहीं, आप तो 50 साल तक आओ, ठीक है। लेकिन उन्होंने तो विधानसभा में लेकर आए, वो अब मुझे कह लेने दो, उन्होंने तो लेकर आई, ठीक है, लेकिन आपने झूठ बोला। और इसके बाद मोदी जी अभी आए, लाखों करोड़ों रुपए, एक मिनट, करोड़ों रुपए बर्बाद कर गए। अभी थोड़ा पीछे। मेरा नाम बहार अहमद है। हाँ, क्या कहना चाहते और हैं? मैं अपने देश के लीडर का जो है, मैं अपने देश के सभी लीडर का सम्मान करता हूं, और चूंकि मैं इस देश का नागरिक हूं, तो मेरा जो है उन लीडर से बस एक निवेदन है इस गजल के जरिए कि मैं क्या चाहता हूं। बताएं। वो कहने की कोशिश की है कि सर कि कदम कदम पे देश के तमाम लीडर से मेरा ये निवेदन है एक गजल के माध्यम से कि कदम कदम पे, कि कदम कदम से, कि कदम कदम पे गुलो चमन चाहते हैं, कि कदम कदम पे गुलो चमन चाहते हैं, और हर एक राह में हम अंजुमन चाहते हैं, कि कदम कदम पे गुलो चमन चाहते हैं, हर एक राह में हम अंजुमन चाहते हैं, और जिसकी हवाओं में हो खुशबू बहारों की, हम वो आबो हवा वो वतन चाहते हैं। बीजेपी में संभव कि नहीं आगे है कि वो आबो हवा वो वतन चाहते हैं। वो हटा दो सामने से ये तलवारें ये खंजर, हटा दो सामने से ये तलवारें ये खंजर, हम दहशत नहीं अमन चाहते हैं। एक और हम दहशत नहीं अमन चाहते हैं, और जिनको हो चाहत ताज की उनको रहे बहार, जिनको हो चाहत ताज की उनको रहे बहार, हम तो बस तिरंगे में लिपटा कफन चाहते हैं। धन्यवाद। चलिए अब थोड़ा पीछे हो जाए प्लीज। देखिए विधायक जी के काम, अब देखिए कोरोना काल हमारा सबसे बड़ा मुसीबत आई यहाँ पे जो है। देखिए आप लोग पहली बात तो सही बोलिएगा, कोरोना काल में सभी लोगों की मौतें भी काफी लोगों की हुई, हमारे अपने लोग छोड़ के, तो विधायक जी ने कितना आपकी मदद करी सर? यहाँ कोरोना काल में माननीय चंद्रपाल सिंह यादव ने सबसे पहले यहाँ जो ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम केवल चंद्रपाल सिंह यादव ने किया है। कोरोना काल में विधायक जी ने मदद करी? सर बिल्कुल मदद नहीं की, नहीं करी, नहीं करी, बिल्कुल मदद नहीं आपकी करी? नहीं, आपकी करी? बिल्कुल नहीं गई। गंगा में यशपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, विधायक उन्होंने यहाँ पर किटें वितरण की हैं, और विधायक जी के बता तो रहे हैं, विधायक जी के द्वारा यहाँ कोई भी कार्य नहीं किया गया है। चलिए आप बताएं, विधायक जी ने कोई मदद करी? बिल्कुल कोई मदद नहीं की है। विधायक जी ने मदद करी? क्या मदद करी विधायक जी ने? ऐसे विधायक जी ने कोरोना में क्या मदद करी? विधायक भारतीय जनता पार्टी का एक जने का बोलना, तुम्हें भी देंगे मौका। झांसी जिले में सर माननीय श्री राजीव सिंह जी ने कोरोना काल में जो सर दिल्ली से आए मजदूर लोग बाग आए थे, उनको घर घर पहुंचाने का काम, उनको घर घर राशन पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो सिर्फ माननीय श्री राजीव सिंह पारिशा जी ने किया है। आप बाकी सब सारे मजदूरों को पहुंचाया। भाई साहब सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के घर घर जाकर जो मजदूर भी निकल रहे थे उनको खाने की व्यवस्था और घर घर जाने के लिए व्यवस्था की थी। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी विधायक जी ने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए CSC के अंदर, अभी भी लगा, आप देख सकते हो। ऑक्सीजन में जो दवाइयाँ और वैक्सीन के लिए जो तड़प रहे थे उस समय, सब जो समाजवादी पार्टी कह रहे थे हम घर के अंदर घुस गए थे, जो लोग तो घर के अंदर घुसे हुए थे। लेकिन लोगों का अब सुन लीजिए, लोग, अरे सुनिए तो यार, लोगों का कहना है कि मजदूर जो वहां से आए काफी लोगों की डेथ भी हो गई, आपने देखा होगा। तो क्या आप इसे विफलता नहीं मानते? सबसे बड़ी नहीं, जैसे अफवाहें फैलेंगे तो भागेंगे लोग, तो क्या होगा उसमें? तो क्यों फैलाई अफवाह? अफवाह विपक्ष ने फैलाई है भाई साहब इसमें। यार मतलब
कुछ भी हो जाए देश के अंदर सब विपक्ष कर रहा है। वो तो करता ही है विपक्ष, वो पहला नंबर 1 विपक्ष है। राय जी की बात की ना, नेहरू जी पहले गए। मैं वही कहना चाहता हूँ कि मजदूर हमारे काफी मारे गए। कोरोना काल में किसी भी मजदूर की, किसी भी आम आदमी की भूख के वजह से मृत्यु नहीं होने दी। ये है राजीव सिंह का काम। क्या आप इस पे 100% कह सकते हैं? 100% कह सकते हैं। लेकिन सुनिए। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, जो चीजें आपने देखी कि ये जो समस्याएं हैं जो बताइए कि क्या ये जो बेरोजगारी है, ठीक है ना, किसान परेशान है, तो क्या ये 4.5 वर्षों में ही क्या कहते हुआ या इससे पहले भी परेशान था? 4.5 वर्षों में वो माननीय योगी जी के नेतृत्व में 4.5 वर्षों में एक भी व्यक्ति, सर आप बार बार कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मिला। इतना मेरा आंकड़ा नहीं है ये, मेरी बात, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं हुआ। इतना विकास हुआ, इतना लोग बाग इतना सुकून महसूस कर रहे हैं इस बीजेपी शासन में, जितना आने वाली या जाने वाली सरकारों में आज तक नहीं हुआ। सर आने वाले समय में योगी जी उत्तर प्रदेश में कितनी चरम पर गुंडागर्दी थी उस समय, हद से ज्यादा। हम लोग और प्रश्नों पे आते हैं। अब जो विधायक जी हैं, इस बार आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है बताइए? समाजवादी पार्टी। सर बीजेपी रहेगी, समाजवादी पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए बीजेपी ने कितनी फैक्ट्रियां लगवाई झांसी में? भाई साहब सबसे बड़ा काम तो कॉरिडोर का हो रहा है। एक सेकंड, फैक्ट्री का नाम बताइए। जिसमें झांसी में कॉरिडोर का जो झांसी में कॉरिडोर का काम चल रहा है, वो योगी जी ने ही तो करवाया। वो किसने करवाया? इतनी बड़ी जो झांसी के अंदर जो कारखाना बन रहा है रेलवे का, जो डिपो उसमें बनेगा, जो इंजन बनेंगे और डब्बे बनेंगे, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री योगी जी की देन है, जो आज बन चुका है प्लाट। सर सही चीज को बता नहीं सकते, सिर्फ चिल्ला सकते हैं। सर जो फैक्ट्रियों की बात आप कर रहे हैं कि झांसी जिले में कितनी फैक्ट्री नहीं, अखिलेश सिंह के द्वारा रोजगार के काम, हाँ अखिलेश जी के द्वारा रोजगार के लिए आप पैरामेडिकल का अखिलेश जी ने काम करवाया। नहीं, वो मायावती ने करवाया। नहीं सुनिए, आप उसको अरे सुनिए तो पूर्ण अखिलेश सिंह ने, सैनिक स्कूल को शिक्षा के लिए अखिलेश सिंह ने, और 200 बेड का हॉस्पिटल, 500 बेड का हॉस्पिटल। अरे भैया सुन तो ले, आप बोल तो रहा। 500 बेड का हॉस्पिटल आपके झांसी में अच्छा दिया, अखिलेश जी ने दिया। और B2 का दर्जा अखिलेश जी ने दिया। सीपरी ब्रिज अखिलेश जी ने दिया। अखिलेश जी ने सड़कों का चौड़ीकरण अखिलेश जी ने किया। तो मुझे एक बात बताइए अखिलेश जी, तो बताओ। एक सेकंड, अभी तो 2 बार समर्थन में सरकार बना। चलो अरे यार ये सब छोड़ो, अब आप लोग अलग जाए प्लीज पीछे तो जाइए, तभी तो क्वेश्चन करें यार। अरे आप पीछे करवाओ यार। उस विधायक आपका सबसे फेवरेट कैंडिडेट कौन है बताइए? यशपाल सिंह यादव। यशपाल सिंह वीरू भैया। आप एक ऐसी क्वालिटी बताइए यशपाल जी में जो उनको दुनिया से अलग कर देती है। सर बीरू भैया है हमारे, तो सर हमारे सुनो क्वालिटी है? सर बीरू भैया सर जमीनी राजनीति करते हैं सर, सभी से जुड़ते हैं। आप बनाए यशपाल सिंह यादव, इसलिए यशपाल सिंह यादव के गुण हैं, वो इतने अच्छे, सुनिए तो वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो विदेशों से पढ़ करके वहाँ की टेक्नोलॉजी को समझ करके वहाँ जो विकास हुआ है वो इधर उतारना चाहते हैं, इस धरातल पे वो उतारना चाहते हैं। बहुत ही कैमरे में भी देखो भाई साहब, कैमरे में भी यशपाल सिंह यादव इस बुंदेलखंड के लाल हैं, वो इस बुंदेलखंड की शान है। उनसे योग्य अगर व्यक्ति पूरे विधानसभा में कोई कैंडिडेट हो, उनसे ज्यादा विदेशों में घूमने वाला, उनसे ज्यादा विदेशों की तहजीब को, संस्कृति को समझने वाला अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको भी कैंडिडेट बनाने के लिए यशपाल सिंह के द्वारा एक से ही लेंगे, अब उनका भी लेना है। यशपाल सिंह के द्वारा आप पूछे ना यशपाल सिंह को क्या क्वालिटी है। यशपाल सिंह ने आप एक लाइन में यहाँ बरुआ सागर में किसी से ही पूछ लीजिए आप, जिसको जो जरूरत पड़ती है माननीय यशपाल सिंह के नया सेवा ट्रस्ट के माध्यम से काम कर। चलिए अब आप लोग बताइए, आप किसको देंगे? समाजवादी पार्टी। आप? बीजेपी में ऐसी क्या क्वालिटी है बताइए कैंडिडेट में? हम लोगों के लिए पढ़ाई अच्छी हो रही। आप बताएं सर जी क्या क्वालिटी है? भाई साहब उन्होंने कहा यशपाल भैया की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या क्वालिटी? नहीं आप अपने झांसी जिले के अंदर माननीय जी में क्वालिटी बताइए। हाँ बताइए, झांसी जिले के अंदर माननीय राजीव सिंह पारिचा जैसा कोई विधायक नहीं होगा। अदर दल के भी जाते वहाँ काम करवाने, वो काम होता है पूरे सबका करते हैं, सबका विकास करते हैं। चलिए आप बताइए। सर राजीव सिंह की ये क्वालिटी है सर,
अगर 12 बजे रात में भी आदमी पहुंच जाए तो उसकी भी मदद होगी, 2 बजे रात में भी पहुंच जाए उसकी भी मदद होगी, और 12 बजे दिन के भी हो तो उनके साथ चलने का काम करते हैं हम। यशपाल भैया को क्यों, क्या रीजन है? यशपाल भैया 12 बजे रात के बुलाओ तो आ जाते हैं। इस चैनल के माध्यम हम से एक बात बताना चाहते हैं कि सभी को हमारे विधायक जो अभी हाँ, राजीव जी विधायक हैं, सम्मानीय हैं, विधायक हैं, संवैधानिक पद पर हैं। क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ इतनी सी बात है विधायक जी से कि विधायक जी जो भी विकास कार्य करें वो किसी को देखकर ना करें, सभी को जो समूह में हो, समूहवाद की राजनीति करें, व्यक्तिवाद की राजनीति ना करें। चलिए, देखिए बहस का और लंबी हो सकती थी, लेकिन हमें इसे यहीं पे अंतिम समाप्त करना पड़ेगा। हमारा चैनल, हमने लोगों से बहुत बात करी और हम लोगों ने जाना कि किस तरीके लोग बने हुए हैं, बहुत से लोग खुश भी हैं और बहुत से लोग क्या कहते हैं दुखी भी हैं। चलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।